हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज हमारा एक चौथा क्लास है पॉलिटी का। इससे पहले हम 3 क्लास ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने शेड्यूल्स पार्ट 1 और पार्ट 2 को ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है, पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट्स के भी जो राइट टू इक्वालिटी वाला था आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक, वहाँ तक हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया था। तो आज हम फंडामेंटल राइट्स में आगे पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि आर्टिकल 19 से लेकर के 22 को पढ़ेंगे। इसके बाद फर्दर और जो फंडामेंटल राइट्स में बच गए उसे पूरा करेंगे। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें आर्टिकल 19 की, तो आर्टिकल 19 कहता है कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यानी कि हमें अपनी बात को रखने की आज़ादी है। ठीक है, आपको ऐसे लिख के आएगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 19। वैसे सच कहूँ तो इसमें ना 6 तरीके की आज़ादी है। ठीक है, जैसे आपको देश में कहीं भी घूमने की आज़ादी है, देश में जो मर्जी आप उस प्रोफेशन को चुन सकते हैं, इसकी भी आपको आज़ादी है। ठीक है, आपको अपना पक्ष रखने की आज़ादी है। ठीक है, आपको शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की आज़ादी है, संघ के निर्माण करने की आज़ादी है। ठीक है, तो इस तरीके की टोटल 6 आज़ादी इसमें दी गई है। तो आपसे पूछता है कि आर्टिकल 19 में कितने तरीके की आज़ादी हमें दी गई है, तो 6 तरीके की। ठीक है, एक एक करके मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, लेकिन आपकी स्क्रीन पे एक स्क्रीनशॉट आ रहा होगा, उसको देख करके पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, वो 6 तरीके की आज़ादी, कभी अगर डीप में जाकर के क्वेश्चन पूछना चाहे तो वहां से एक क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 19 में फ्रीडम की बात की गई, फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, क्लियर हो गया। आर्टिकल 20 की अगर हम बात करें, तो आर्टिकल 20 में लिखा है कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। मतलब क्या है, देखिए आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए आपसे आज कोई आपने कोई आज एक गुनाह किया, आपने कोई गलती की, पाप किया, अपराध किया, तो उसके लिए आज के डेट में जो सजा दी गई है, सपोज कीजिए कि आपने किसी को एक थप्पड़ मार दिया, तो एक थप्पड़ मारने के लिए आज जो सजा है कानून में वही दी जाएगी। ऐसा ना हो कि 1 साल बाद उसके लिए जो सजा बढ़ा दी गई है वो सजा आपको दी जाएगी। ठीक है, मतलब कहने का क्या है कि अपराध के समय जो सजा है वही सजा दी जाती है। ठीक है, इसके अलावा एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। ठीक है, मैं बोल रहा हूं तो एक लिख लीजिएगा कि एक ही अपराध के लिए व्यक्ति को 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। ठीक है, और इसमें तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि खुद के प्रति गवाह देने के लिए आप बाध्य नहीं है। मतलब पुलिस आपको मार करके आपसे कोई भी गवाही ले लेती है, तो आप कोर्ट में जाकर के बोल सकते हैं कि भैया देखिए वहां पे मार रहे थे तो मैंने ऐसा कहा। ठीक है, तो आपको आप ही के प्रति गवाह नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो ये बातें आर्टिकल 20 में लिखी हुई है। ठीक है, जो मैं एक्स्ट्रा बातें बोल रहा हूँ वो स्क्रीन पे मैं एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप उससे उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच था, आर्टिकल 20 में अपराध के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण है। ठीक, समझ गए आप। आर्टिकल 21 में कहा गया है कि राइट टू लाइफ है, मतलब आपको जीने की आज़ादी है, आपके प्राण की आपको आज़ादी है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा अभी कि जब मान लीजिए कि देश में इमरजेंसी लग गई, ठीक है, तो इमरजेंसी लगने के बाद भी 2 ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जो खत्म नहीं किए जा सकते। सारे फंडामेंटल राइट्स इमरजेंसी लगने पे खत्म हो जाते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये दोनों ऐसे आर्टिकल्स हैं, ऐसे अनुच्छेद हैं जो मतलब इमरजेंसी में भी आपसे नहीं छीने जाएंगे। ठीक है, तो ये सवाल बनता है कि आर्टिकल में कौन वो 2 अनुच्छेद हैं जो खत्म नहीं होते, तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। ठीक है, तो दोनों को याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब मान लीजिए कि अगर देश में इमरजेंसी भी लग गई, इमरजेंसी कब लगती है, जब मान लीजिए कि कोई बाहरी युद्ध चल रहा हो या फिर गृह युद्ध की सिचुएशन में भी राष्ट्रपति इमरजेंसी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें भी लोगों को जीने का आज़ादी तो अब देंगे ना कम से कम। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, मतलब अपने अधिकारों का मांग उस टाइम पे नहीं करेंगे, क्योंकि देश में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स नहीं देखी जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट जीना तो चाहेंगे ना, आप जिंदा तो रहेंगे ना। तो इस वजह से आर्टिकल 21 इमरजेंसी में भी खत्म नहीं की जा सकती, और आर्टिकल 20 भी इमरजेंसी में खत्म नहीं की जा सकती। ठीक है, वैसे आप आर्टिकल 19, 20, 21 समझ गए। अब अगर हम बात करें अनुच्छेद 22 की, आर्टिकल 22 की, तो इसमें क्या है कि अगर आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो आपको कारण जानने का अधिकार है, मतलब कि क्यों आपको गिरफ्तार किया गया है ये जानने की आज़ादी आपको अनुच्छेद 22 देता है। ठीक है, इसके अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको पेश करना होगा। ठीक है, मतलब पुलिस बिना मतलब कि आपको 24 घंटे से ज़्यादा अपने पास नहीं रख सकती है, ये आर्टिकल 22 आपको ये आज़ादी देता है। ठीक है, तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19, 20, 21 और 22 में दिया हुआ है। आई होप कि आपको यहाँ से ये चीज़ें सारी समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, हमारा जो आर्टिकल 23 और 24 है, देखते हैं कि उनमें क्या बातें कही गई हैं। अगला फंडामेंटल राइट है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, तो देखिए आर्टिकल 23 कहता है कि मानव का व्यापार नहीं कर सकते। मतलब होता है ना कि लोगों को खरीद बेचने का काम पहले होता था, राजा महाराजा लोग मतलब मजदूर खरीदते थे और उनसे जबरदस्ती काम करवाते थे। वैसी चीजें आर्टिकल 23 अब प्रोहिबिट करता है, मतलब आप मानव का देह व्यापार नहीं कर सकते, मतलब आदमी को, व्यक्ति को खरीद बेच नहीं सकते। ठीक है, सेकंड में है कि बलात् श्रम पे रोक है। क्या है,
ये सब ऐसा नहीं कि करना है, ये सब चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। इन सबों पर क्या है, रोक लगा दी गई है, ठीक है। बलात् श्रम क्या होता है कि बंधुआ मजदूरी आप समझते होंगे, आपने कुछ पहले की अगर मूवीज़ देखी होंगी तो पहले की मूवीज़ में दिखाई जाती थी कि लोग जो राजा होते थे वो लोगों को ज़बरदस्ती अपने यहाँ रखते थे, उनसे खूब काम करवाते थे और पैसे वैसे उन्हें नहीं दिया जाता था, कभी कभार एक आध टाइम के बस भोजन दे दिया जाता था और बहुत ही इनह्यूमन कंडीशन में लोगों से काम कराई जाती थी, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों पर अब रोक लगा दी गई है और इसके लिए आर्टिकल है आर्टिकल 23, ठीक है। आर्टिकल 24 क्या कहता है कि आप बाल मजदूरी नहीं करा सकते, ठीक है। लेकिन आप चीज़ यहाँ पे समझिए ना कि थोड़ी सी बाल मजदूरी की डिफिनेशन को पहले आप समझिए। किसी बच्चे से मतलब मान लीजिए किसी बच्चे के मतलब उनके उसके पिता का कोई दुकान है, शॉप है, ठीक है, और वहाँ पे मतलब 10-15 मिनट के लिए अगर कोई बच्चा अपने फादर के साथ कोई काम कर रहा है तो उसको बाल मजदूरी नहीं कहते हैं, ठीक है। बाल मजदूरी क्या है कि वैसी जगहों पे जहाँ पे जान जाने का खतरा हो, क्या हो, जान का खतरा हो, वहाँ पे आप 14 साल से कम के बच्चों से काम नहीं करवा सकते, ये होता है बाल मजदूरी, ठीक है। तो ऐसे जगह जहाँ पे जान जाने का खतरा हो जैसे माइनिंग वगैरह या फिर और कोई भी काम, वहाँ पे आप 14 साल से कम के बच्चों से काम नहीं करवा सकते, ये आर्टिकल 24 कहता है, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा रिकैप करते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में 2 आर्टिकल है, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 कहता है कि मानव व्यापार पर रोक है, मतलब आप व्यक्तियों को खरीद बेच नहीं सकते और उनसे जबरदस्ती श्रम नहीं करा सकते बिना कुछ पेमेंट किए, ठीक है। ये आर्टिकल 23 कहता है। आर्टिकल 24 क्या कहता है कि 14 साल से कम के एज के बच्चों से आप वैसे काम नहीं करा सकते जहां पर उनकी जान के जाने का खतरा हो, यानी कि बाल मजदूरी आप नहीं करा सकते, ये आर्टिकल 24 कहता है। तो ये था फंडामेंटल राइट्स का शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये 24 आर्टिकल 23 और 24 में दिया हुआ है। आपका खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 तक है। तो चलिए हम उसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का जो आर्टिकल है आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 तक है, ठीक है। तो 25 में क्या है, आर्टिकल 25 कहता है कि आपको धर्म चुनने की आज़ादी है, मतलब कि स्टेट जो है यानी कि जो सरकार है वो आपको नहीं बताएगा कि आप किस धर्म को फॉलो करते हैं। आपका मन है आप बुद्ध धर्म अपनाइए, आपका मन है आप हिंदू धर्म अपनाइए, आपका मन है आप इस्लाम अपनाइए, आपका मन है आप क्रिश्चियनिटी अपनाइए, आपका मन है आप सिख बनिए, ठीक है। यानी कि धर्म चुनने की जो आज़ादी है वो आपको है, क्योंकि जो धर्म है ना वो पर्सनल मैटर होता है लोगों का, ठीक है। उसमें स्टेट का या फिर सरकार का किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ये कहता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री। ये हमारा संविधान भी यही कहता है, ठीक है, जो कि आर्टिकल 25 में बातें कही गई हैं। आर्टिकल 26 की अगर हम बात करें तो इसमें धार्मिक आयोजन आप कर सकते हैं। धार्मिक आयोजन हर धर्म का व्यक्ति अपना धार्मिक आयोजन करता ही है, ठीक है। हिंदू लोग अपना मतलब जो बाबा लोग करते हैं या फिर किसी और भी तरीके का जो धार्मिक आयोजन होता है, पूजा पाठ की जो चीज़ें होती हैं वो अपने करने की जो आज़ादी है वो आर्टिकल 26 में दी हुई है। आर्टिकल जो 27 है उसमें धार्मिक कर से मुक्ति है, मतलब आपको जबरदस्ती टैक्स नहीं मांगा जाएगा धर्म के नाम पे, ठीक है। तो ये है आर्टिकल 27। आर्टिकल 28 क्या कहता है कि सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर रोक है, मतलब कि कोई स्टेट स्पॉन्सर जो इंस्टीट्यूशन है वहां पे जबरदस्ती किसी एक धर्म के बारे में नहीं पढ़ाया जाए। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है हमारा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। इसमें 2 आर्टिकल है, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ठीक है। देखिए आर्टिकल 29 क्या कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाएगी, जो हमारे देश में माइनॉरिटी है, ठीक है, उनके हितों की रक्षा की जाएगी, उनके हकों की रक्षा की जाएगी और सिर्फ धर्म के आधार पे उन्हें किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन से नहीं रोका जाएगा, ठीक है। अल्पसंख्यक मतलब सिर्फ मुस्लिम्स नहीं होते, अल्पसंख्यक का मतलब है हर वो कम्युनिटी जो हमारे देश में कम संख्या में रहता हो, ठीक है। जैसे सिख भी हैं, पारसी भी आ जाएंगे, ठीक है, वो क्या है, अल्पसंख्यक है और उनके हितों की रक्षा की जाएगी। आर्टिकल 29 में ऐसी बातें कही गई हैं। आर्टिकल 30 की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 30 में माइनॉरिटी वर्ग जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपना शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं, उन्हें संविधान जो है अधिकार देता है, ठीक है। तो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 ये समझ गए आप। तो फ्रेंड्स हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है वो हो गया है खत्म। अब सिर्फ एक आर्टिकल यहाँ पे बचा हुआ है, वो है आर्टिकल 32, जिसे सोल एंड हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। किसके द्वारा? तो ये बातें कही गई हैं बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा, ठीक है, बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा ये बातें कही गई हैं आर्टिकल 32 को लेकर के। ऐसा क्यों कहा है बाबा साहब अम्बेडकर ने सोल एंड हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? क्योंकि मान लीजिए अभी जो मैंने आपको पढ़ाया 14 से लेकर के 30 तक के कोई भी फंडामेंटल राइट है, कोई भी आर्टिकल जिसमें आपके हितों की रक्षा की जा रही, हितों की रक्षा के लिए आपको मतलब बनाया गया है, तो कोई भी ऐसा फंडामेंटल राइट अगर आपका हनन हो रहा है, मतलब जो सरकार है आपसे कोई भी आपका अधिकार छीन रही है, तो ऐसे में आप आर्टिकल 32 का यूज करके सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा सकते हैं और जो सुप्रीम कोर्ट है वो स्टेट को यानी कि जो सरकार है
उसे बोलती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप किसी के भी फंडामेंटल राइट्स को नहीं छीन सकते। तो ये जो अधिकार आपको देता है सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की, आर्टिकल 32 देता है, ठीक है। इसीलिए इसे सोल एंड हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, ठीक है। अब देखिए अब क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, वो आर्टिकल 32 के थ्रू रिट जारी करता है, ठीक है। क्या करता है? रिट। रिट एक तरीके का मतलब उसका एक ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का। ये 5 तरीके का होता है, हम पढ़ेंगे 5 तरीके का रिट कौन कौन सा है, किस किस तरीके के ऑर्डर्स वो पास कर सकता है इस आर्टिकल के थ्रू। तो देखिए हाईकोर्ट भी रिट जारी करता है, लेकिन हाईकोर्ट जब रिट जारी करता है ना, जब हाईकोर्ट जो है वो रिट जारी करता है तो उसका जो आर्टिकल है आर्टिकल 226 है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि हाईकोर्ट किस आर्टिकल का यूज करके रिट जारी कर सकता है, तो आर्टिकल 226 है। हाईकोर्ट भी आपके फंडामेंटल राइट्स को बचाता है और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 का यूज करके आपके फंडामेंटल राइट्स को बचाता है, ठीक है। तो अब मैं आपको 5 रिट पढ़ाऊंगा, अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो हमारा फंडामेंटल राइट्स तो खत्म हो गए, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो रिट पे होगा, ठीक है। रिट के अलावा हम पढ़ेंगे डीपीएसपी। तो आज का ये वीडियो हम यहीं पे रखते हैं, यहीं तक रखते हैं इसको, ठीक है। काफी ऑलरेडी ये लंबा वीडियो हो चुका है, तो फंडामेंटल राइट्स को आप अच्छे से रिवाइज करिए, ठीक है। आर्टिकल 32 तक हम पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट डे हम रिट पढ़ लेंगे और डीपीएसपी पढ़ेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, डीपीएसपी से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए। इससे पहले भी मैंने पॉलिटी के ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड कर दिया है, वो जाकर के उसको भी आप देख सकते हैं। और बेसिक से मैंने पूरा पॉलिटी आपको पढ़ाया है, और हम पूरा पॉलिटी खत्म करने के बाद हिस्ट्री भी पढ़ेंगे और जियोग्राफी भी पढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।